नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे बलवन के बारे में। बलवन का शासनकाल रहा 1266 से 1287 ईस्वी तक। इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। इसका जो फेमस नाम था, प्रसिद्ध नाम था, वो गयासुद्दीन बलवन या बलवन के नाम से जाना जाता है। और वह अपने आप को स्वयं को पौराणिक अफरासिया वंश से जोड़ता है। उसकी जाति इलबरी तुर्क जनजाति थी और युवावस्था में मंगोलों ने उसे बंदी बनाया और बगदाद में ख्वाजा जलालुद्दीन को बेच दिया। फिर ख्वाजा ने उसे शिक्षित बनाया, सुसंस्कृत बनाया। उसके बाद इल्तुतमिश ने 1233 ईस्वी में ग्वालियर की विजय के बाद ख्वाजा जलालुद्दीन से बलवन को खरीद लिया और अपना खासदार यानी व्यक्तिगत सेवक बनाया। फिर इल्तुतमिश ने उसकी योग्यता को देखकर उसे चालीसा के दल में शामिल कर लिया। बलवन के काल की उल्लेखनीय घटनाएं कौन सी रही? रुकनुद्दीन फिरोज शाह, जो कि इल्तुतमिश का पुत्र था, उसका विरोध करने पर एवं रजिया, जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थी, उसका पक्ष लेने के कारण, यानी रुकनुद्दीन फिरोज शाह का तो विरोध करने पर तथा रजिया का पक्ष लेने के कारण कारागार में, जेल में उसे कुछ समय व्यतीत करना पड़ा। उसके बाद जब रजिया सुल्तान बनी, तब रजिया ने सुल्तान बनने के बाद उसे अमीर शिकार के पद पर नियुक्त किया। और रजिया के समय में हुई सत्ता संघर्ष में बलवन ने बहराम शाह, जो कि रजिया का ही भाई था, उसका पक्ष लेकर अमीर आखूर, जो कि अश्वशाला का प्रधान होता था, उसका पद प्राप्त किया और बहराम शाह ने उसे रेवाड़ी और हांसी की जागीर भी प्रदान की। तुर्क अमीरों द्वारा फिर जब बहराम शाह की हत्या कर दी गई तो अलाउद्दीन मसूद शाह, जो कि इल्तुतमिश का पौत्र था, उसको सुल्तान की गद्दी पर बिठाया गया। मसूद शाह जो था वो दुर्बल और अयोग्य शासक था, उसमें सैनिक गुण नहीं थे। तो बलवन ने मसूद शाह से अमीर हाजिब यानी जो आगुंतक होते थे, गेस्ट होते थे, उसको सुल्तान से मिलवाने का काम करता था, उस पद को प्राप्त किया मसूद शाह से बलवन ने। इसी समय बलवन ने मंगोलों को हराकर उच्च पर अधिकार कर लिया और अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि की और मसूद शाह को अपदस्थ कर यानी गद्दी से हटाकर नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। फिर नासिरुद्दीन महमूद ने बलवन को नायब मामलिकात यानी प्रधानमंत्री का पद दिया और उलुग खां की उपाधि प्रदान करी। फिर अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए बलवन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद के साथ कर दिया तथा सुल्तान कौन? नासिरुद्दीन महमूद। सुल्तान ने अपनी पुत्री का विवाह बलवन के पुत्र बुगरा खां के साथ कर दिया। ये सब उसने अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए किया था। शुरुआत में जो ईर्ष्यालु अमीर और किचलू खां और इमामुद्दीन रेहान ने सुल्तान पर दबाव डालकर बलवन को नायब के पद से हटवा दिया स्टार्टिंग में, तो इस वजह से उसको दिल्ली छोड़कर हांसी और नागौर जाना पड़ा। लेकिन जैसे ही बलवन हटा तो दिल्ली की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो बिल्कुल गड़बड़ा गई। तो ऐसी स्थिति में सुल्तान के लिए शासन करना बहुत मुश्किल हो गया था, कठिन हो गया था। तो बाध्य होकर सुल्तान ने फिर से 1254 ईस्वी में बलवन को वापस बुला लिया और नायब के पद पर नियुक्त किया और उसके बाद ये सुल्तान की मृत्यु तक इस पद पर बना रहा। शुरुआत में उसके द्वारा संपादित कार्य कौन कौन से थे? सबसे पहले उसने सुल्तान की प्रतिष्ठा स्थापित करी तथा चालीसा का प्रभाव समाप्त कर दिया। जो 40 अमीरों का जो दल था उसके प्रभाव को समाप्त कर दिया। फिर अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए इल्तुतमिश के परिवार के जो बहुत से लोग थे उनको मरवा दिया। बाद में अपने चचेरे भाई भौर खां को भी मार दिया और बदायूं के गवर्नर मालिक बकबक और अवध के सूबेदार हेवात खां, जो कि वो षड्यंत्र रच रहे थे उसके खिलाफ, और राजा अमीर खां को अपमानित और दंडित किया। और इसके बाद दिल्ली के जो निकटवर्ती क्षेत्र थे, जो आसपास के क्षेत्र थे, मेवाती, गंगा यमुना दोआब, कटेहर, जो बुंदेलखंड भी कहलाता, उस पर नियंत्रण स्थापित किया।
उसके बाद बंगाल के सूबेदार तुगरील खां ने 1279 ईस्वी में विद्रोह किया, जिससे क्रुद्ध होकर बलबन ने उसे मार दिया। इसके अलावा बलबन ने मंगोलों, उस समय तैमूर खान ने जब आक्रमण किया तो उससे साम्राज्य की सुरक्षा की। ये इसके शुरुआत के संपादित कार्य हैं। बलबन का राजत्व सिद्धांत। दिल्ली का पहला सुल्तान जिसने राजत्व संबंधी सिद्धांतों की स्थापना करी। डॉक्टर के निज़ामी कहते हैं कि बलबन राजहंता के कलंक को धोने और दास्ता से मुक्ति न प्राप्त करने के कारण शासन करने का अधिकारी नहीं था, और इसी को छिपाने के लिए उसने देवी दायित्व की आड़ लेकर अपनी सत्ता को वैधानिक स्वरूप देने की चालाकी से ये प्रयास किया था उसने। इसके अलावा बलबन के राजत्व सिद्धांत का जो स्वरूप और जो सार है, जो जहाँ से इसने लिया है, वो सस्सानी पर्शिया से लिया है, और अपने राजनीतिक आदर्श के लिए वो फारस के जो पौराणिक वीर थे उनसे वो प्रेरणा लेता था। तो इसके राजत्व सिद्धांत की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो राजत्व का अर्धदेवीय स्वरूप था। बलबन ने सुल्तान को नियाबत खुदाई यानी ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में माना, और स्वयं के लिए जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर की छाया शब्द का प्रयोग किया, यानी उसका हृदय जो है वो देवी प्रेरणा और क्रांति का भंडार है, उस तरीके से उसने अपने आप को प्रेजेंट किया। यानी इसका तात्पर्य यह है कि वो ये सिद्ध करना चाहता था कि शासक कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वरन ईश्वर द्वारा चुना गया प्रतिनिधि है, और जिसकी आज्ञा का पालन ईश्वर की आज्ञा के पालन के बराबर है, और जिसकी अवज्ञा अपराध ही नहीं वरन पाप है। ऐसा बलबन ने अपने राजत्व सिद्धांत को प्रदर्शित किया। तो बर्नी इसके लिए कहता है कि दिखावटी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा इस राजत्व के लिए इसने महत्वपूर्ण बनाई, और राजत्व की मान मर्यादा से संबंधित तत्वों के महत्व ने उसे शिष्टाचार का आग्रही बना दिया। इस वजह से बलबन जो है दरबार में अपने संपूर्ण राजसी वैभव के बिना कभी भी उपस्थित नहीं होता था। तो इस प्रकार ये जो धार्मिक भावना के आधार पर शासक के सत्ता को बलबन ने सुदृढ़ करने का प्रयास किया। दूसरा राजत्व संबंधी जो दूसरी विशेषता थी वो निरंकुशता थी। बर्नी लिखता है कि उसने अपने पुत्र बुगराज खां से कहा कि राजत्व निरंकुशता का मूर्तिमान रूप है। उसने दूसरे अवसर पर ये कहा था कि राजा का अति मानवीय भय और स्थिति ही लोगों की आज्ञाकारिता को सुनिश्चित बना सकती थी। इसीलिए उसने राजत्व संबंधी दूसरी जो उसने वो प्रयोग किया वो निरंकुशता को लेकर था। बलबन ये मानता था कि ईश्वर का प्रतिनिधि होने के नाते सुल्तान के ऊपर अंकुश लगाने की क्षमता किसी भी मानव में नहीं है, चाहे वो उलेमा हो या सामंत, और इसी कारण से वह उन लोगों के राजनीतिक हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करता था। और शासक की देवी छवि और निरंकुशता ने सुल्तान के पद की गौरव और शक्ति को पुनर्स्थापित किया। बलबन जो था वो न्याय को शासक का सर्वोच्च दायित्व समझता था। वो कहते थे कि साधारण व्यक्ति के प्रति अन्याय और अत्याचार पर वह अधिकारियों और अपने संबंधी तक को कठोर दंड देता था। यानी बलबन ने जो न्याय प्रियता का जो गुण भी है वो राजत्व सिद्धांत में शामिल किया, और उसने प्रजा को शासक की निरंकुश शक्तियों से सुरक्षा का आश्वासन दिया। बलबन के द्वारा प्रचलित और स्वीकृत नियम कौन से थे? सबसे पहले वो सामान्य लोगों से सुल्तान नहीं मिल सकता था। उसने ये तय किया था कि वो सामान्य लोगों से नहीं मिलेगा। और बलबन ने खलीफा की राजनीतिक सत्ता स्वीकार की तथा सिक्कों पर अपना नाम खुदवाया, और जो खुतबा पड़ा उसमें खलीफा का नाम भी पढ़वाया था। अपनी महत्ता को बढ़ाने के लिए बलबन ने अपना संबंध तुरानी शासक अफरासियाब से जोड़ा, जो कि इसका वर्णन जो मिलता है वो शाहनामा में मिलता है। पौराणिक जो अफरासियाब वंश है उसके साथ अपना इसने संबंध जोड़ा। अपने पौत्रों का नाम भी उसने ख्याति प्राप्त शासकों के नाम से रखा, के खुसरो और केकुबाद। उच्च वंश वालों को वो पदाधिकारी बनाता था। बलबन ने कुलीनता पर बहुत जोर दिया। उसने निम्न कुल में जन्मे सभी व्यक्तियों को
जो निम्न कुल में जन्मे थे, उसने सभी व्यक्तियों को महत्वपूर्ण पदों से निकाल दिया। बर्नी कहता है कि बलबन कहता था बर्नी के अनुसार कि जब मैं किसी तुच्छ परिवार वाले व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरे शरीर की प्रत्येक नाड़ी क्रोध से उत्तेजित हो जाती है। मतलब वो इस तरीके का व्यक्ति था, निम्न कुल के बारे में अच्छी बात नहीं सोचता था, इसलिए उनको महत्वपूर्ण पद नहीं देता था। इसके अलावा बलबन ने दरबार में सुल्तान का अभिवादन करने के लिए ईरानी प्रथा सिजदा यानी घुटने पर बैठकर शीश नवाना और पैबोस यानी सुल्तान के चरण स्पर्श करना या चूमना, ये नियम जारी किया। ये हर एक को दरबार में जो भी उपस्थित होता था उसको सुल्तान के सामने ये सब करना पड़ता था, सिजदा और पैबोस। दरबार में बलबन ने हंसने, मुस्कुराने और मद्यपान का भी निषेध कर दिया। कुरान का भी कठोरता से पालन करने पर जोर दिया और दरबार में जो ये सब उसके नियम हैं जो उसने निर्धारित किए थे दरबार के लिए, दरबार में सामंतों के लिए एक निर्धारित पोशाक बना दी कि यही आपको पहन के उपस्थित होना है। हर वर्ष ईरानी त्यौहार नौरोज़ को मनाना शुरू किया। उसने ईश्वर, शासक तथा जनता के बीच त्रिपक्षीय संबंध को राज्य का आधार बनाने का प्रयास किया और उसका जो राजत्व सिद्धांत जो था वो शक्ति, प्रतिष्ठा और न्याय पर आधारित थी। इसके अलावा और भी बहुत से कार्य किए हैं बलबन ने। एक तो केंद्रीय सैन्य विभाग की स्थापना करी जिसे दीवाने आरिज कहते हैं। सैनिकों की संख्या और वेतन में भी उसने वृद्धि करी। प्रशासन के प्रत्येक विभाग पर स्वयं वो खुद निगरानी करता था। अधिकारियों की नियुक्ति भी वह स्वयं करता था। इसके अलावा बलबन ने एक सशक्त गुप्तचर विभाग का गठन किया। दोआब में जो इल्तुतमिश द्वारा दी गई जो एकताएं थी उनमें से अधिकांश को तो उसने पुनर्ग्रहण कर लिया और एकताओं के स्थान पर उसने नगद वेतन देने की व्यवस्था की। बलबन ने रक्त और लोह की नीति भी अपनाई। उसके आधार पर उसने मेवाती डाकुओं और राजपूत सरदारों की उपद्रवी जो गतिविधियां थी उस पर रोक लगाने का प्रयास किया। बलबन ने अर्ध नागरिक और अर्ध सैनिक प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना करी जिसमें जनता और अधिकारी दोनों से वह संतुलित व्यवहार की अपेक्षा रखता था। 1287 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई मंगोल संघर्ष में। मंगोल संघर्ष में अपने ज्येष्ठ पुत्र के मारे जाने के शोक में उसकी मृत्यु हो गई थी 1287 ईस्वी में। और उसके जो समकालीन कवि थे वो अमीर खुसरो और अमीर हसन थे। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव कहते हैं कि बलबन के दो दोष थे। पहला, वह धर्मांध था तथा प्रजा के प्रति जो उसका व्यवहार था वो असहिष्णुतापूर्ण था, और दूसरा उसमें रचनात्मक प्रतिभा का अभाव था। ये बलबन का मकबरा है जो कि दिल्ली में है, महरौली में, थोड़ी जर्जर अवस्था में है। आपको दिख रहा होगा जैसे ये आपको सामने की तरफ है जो बलबन का मकबरा है। कभी दिल्ली जाएं तो ज़रूर देखें। ये बलबन का साम्राज्य है जो आपको पिक्चर में दिख रहा है जिसमें लाइनिंग की हुई है, वो बलबन का साम्राज्य है। बलबन के साम्राज्य में मुल्तान, उच्च, सियालकोट, लाहौर, दीपालपुर, समाना, दिल्ली, अमरोह, बदायूं, बहराइच, कौल, कड़ा, लखनौती नदियाँ, ये सब जो थे वो इसके अधिकार क्षेत्र में थे। तो बलबन के लिए आज इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।